बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर जिससे अपने व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे वो खबर ये है कि इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके क़याम का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें हुकूमत और अदलिया एक पेज पर आ चुके हैं। इस अहम अदालत का पहला चीफ जस्टिस कौन होगा, इस कमर्शियल कोर्ट के दीगर जज साहबान कौन से होंगे, इस खबर पर डिस्कस करने के बाद दूसरी जो खबर है इमरान खान साहब की लीगल टीम के हवाले से। उनकी लीगल टीम ने एक नया प्लान, एक नई हिकमत अमली तरतीब दी है और उस हिकमत अमली के ऊपर अदालत का फैसला क्या आया है, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी खबर ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला जो हैं वो खराब हो गए हैं, मामला जो है वो गड़बड़ का शिकार हो चुका है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप देखने वालों से दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जान से अब्बासी साहब मौजूद हैं। कल बारिश का मौसम था तो उन्होंने पकौड़े खिलाने का वादा किया था। आज जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई बारिश नहीं हो रही, लेकिन इनकी तरफ से पकौड़ा पार्टी जो होनी थी वो अधूरी की अधूरी रहेगी। लगता है कि बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी पकौड़े खाने को नहीं मिलेंगे। तो जान से अब्बासी साहब, मैंने तो इंट्रो में कह दिया, पकौड़ों का जिक्र भी कर दिया, और पहली जो खबर है वो भी मैंने कहा कि इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हम डिस्कस करेंगे। आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में पहले जो टॉपिक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन जो बयानबाजी है उसको पहले डिस्कस ना कर लें। जैसे आप कहते हैं उसे कर लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस जगह के ऊपर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन को लेके नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आन खड़ी हुई है, क्या ये अगर मामला इसी तरीके से चलते रहे तो जो मरकज में इत्तेहाद है दोनों जमातों का, अनडिक्लेयर इत्तेहाद है ना, आईनी होते पीपल्स पार्टी ने रख लिए थे, हुकूमत नून लीग को मिल गई थी, तो क्या इसको धचका लग सकता है मरकज में इत्तेहादी हुकूमत को? इमरान, ये बहुत अहम सवाल और डिस्कशन है जो इस वक्त हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, उसमें भी ये बहस हो रही है। और बहस ये हो रही है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नून लीग को छोड़ लेती है, अगर अपोजिशन बेंचेस में आके बैठती है, तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को कोई नुकसान पहुँचेगा? जो सर्वेज या जो हम नंबर गेम पार्टीज़ की देखते हैं उसमें तो अगर पीपल्स पार्टी नून लीग को छोड़ भी दे तब भी नवाज लीग के पास सिंपल मेजॉरिटी तो कम से कम है। अब बयानात, मतलब बहुत सारे बयानात हैं। यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही कि मैं शहबाज शरीफ साहब ये कहूँगा अगर नून लीग जीत गई जी, अगर नून लीग जीत गई जी तो मुझे कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाएं। इसी तरीके से बिलावल ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और कहा जी कि जो रायबैंड का शहरी है, अब देख लें, वो ये कह रहा है जी कि मैं वज़ीर आज़म बनना चाहूँगा, तो अब वो हकूक़ क्या, आपके हकूक़ जो है वो क्या देगा, ये आप खुद इसके ऊपर तय कर लें। इस तरह की बात उन्होंने कही। अब फिर एक सख्त बड़ा रद्द-ए-अमल दिया अज़मा बुखारी साहब ने, नून लीग के जो स्पोक्स पर्सन है पंजाब की। उन्होंने कहा है कि ये जो सिंध के जो नवाब हैं ना, इनसे असल में ये हज़म नहीं हो रहा कि पंजाब के अंदर जो पब्लिक है उसके ऊपर हम पैसे क्यों लगा रहे हैं या फंड क्यों लग रहे हैं। उधर जो लाहौर के अलावा कहा गया जी कि सारे फंड जो हैं, बिलावल ने कहा जी कि आप लाहौर पे ही लगा रहे हैं, और बाकी शहरों की उन्होंने बात की कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने बाकी शहरों की वीडियोस जो हैं वो ट्वीट कर दी। अच्छा, जहाँ से यहीं पे मैं एक बात अगर ऐड करूँ यहाँ पे, छोड़ें बिलावल क्या कह रहा है या मरीम नवाज ने कौन सी वीडियोस जो है वो ट्वीट्स की हैं, सोशल मीडिया पे जारी की हैं, अगर हम मेरा ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से। बिल्कुल सही है। अब जनूबी पंजाब में अगर मैं अपने शहर का जिक्र करूं तो जब अपने उस्मान बुज़दार साहब थे तो बिल्कुल शहर का बेड़ा गर्क हो गया था। जो सड़कें थी वो तोड़ के उनको छोड़ दिया गया था, सीवरेज लाइन जो है वो टूट फूट का शिकार थी, और शहर के अतराफ में या शहर की तरफ आने वाले जो कस्बों की सड़कें थी वो भी टूट फूट का शिकार थी। लेकिन मरियम नवाज के आने के बाद हमारे शहर की कुछ शक्ल सामने आई, ये खुदा को जान देनी है, अपनी अपनी कब्र में जाना है, ये फैक्चुअल कोई जाके चेक कर सकता है। और यही हालात जो है वो भावलपुर की भी है। आप भावलपुर में जाके देखें, आपको वहां पे एक गवर्नेंस जो है वो नजर आएगी, शहर की एक शक्ल आपको नजर आएगी। और यहाँ पे आप किसी शख्स से पूछ लें, हमारे सामने हमारे एक सिंधी दोस्त बैठे हैं, ये भी गवाह, इनको गवाह तो इनको नहीं बना सकते, ये मुस्कुराने लगे हैं, और वजह क्यों नहीं बना सकते, बात यह है कि जब हम सादकाबाद से आगे, कोट सब्जल से आगे सिंध में दाखिल हो जाते हैं ना, तो जो मोटरवे बना हुआ सक्खर तक,
उस मोटरवे का क्या हाल है, ये हमारे अगर हम बात करें तो उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर किया गया है। लेकिन इमरान जो इस वक्त की बयानबाजी है, मैं क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स आज ज़्यादा हैं, मुख्तसरन आपको बताऊं कि जो इस वक्त बयानबाजी बिटवीन पीपल्स पार्टी और नून लीग हो रही है, इसके ऊपर दो आरा आ रही हैं। एक राय तो ये है कि ये महज बयानबाजी सिर्फ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन तक है। जैसे ही आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन ख़त्म होंगे तो खबर सामने आएगी जी कि दोनों पार्टीज की जानिब से एक एक कमेटी बना दी गई बल्कि है, एक ही कमेटी मुश्तरका बना दी एक गई। ही मुश्तरका कमेटी आपस में बैठेगी। इधर से बयान आएगा, आसिफ अली जरदारी ने अपने तमाम पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनको नून लीग के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है। नवाज शरीफ ने ऐलान किया है, खबरदार कोई नून लीग की रहनुमा पीपल्स पीपल्स पार्टी, पार्टी के खिलाफ कोई बयान ना दे और फिर खामोशी हो जाए। लेकिन आरा देने वाले तो इसको और तरह से बयान करते हैं। वो तो कहते हैं कि जो इनको लाने वाले हैं, जो इनको मिलाने वाले हैं, जो इनको बिठाने वाले हैं, वो कभी इनमें सियासी डिवोर्स नहीं होने देंगे, नहीं होना चाहिए। वो इनको साथ ही बिठा के रखेंगे। क्योंकि उसकी एक वजह ये भी मालूम होती है ना कि इसका फिर फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। इंसाफ को होगा। अच्छा, दूसरी राय ये है कि नहीं, जो इस स्टेज के ऊपर जिस लेवल के ऊपर ये बयानबाजी चल गई है, मेरे ख्याल में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से चीज़ें जो है वो जुदा हो सकती हैं, और अगर ये होता है तो फिर उसका फिर मरकज की हुकूमत को तो फिर कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं होगा। पंजाब की हुकूमत में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी सिंपल मेजोरिटी वाला मामला है। मरकज़ में जैसे मैंने बताया आपको कि सिंपल मेजोरिटी तो नून लीग के पास इस वक्त है, लेकिन क्वेश्चन फिर ये उठेगा कि पीपल्स पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टों के ऊपर है, क्या वहाँ से भी अलग होती है या नहीं। अब आ जाते हैं, क्योंकि आपने पीटीआई का जिक्र किया कि बेनिफिट अगर ये अलग होते हैं तो पीटीआई को भी बेनिफिट मिल सकता है। जी, लेकिन जो इमरान खान साहब का एक मामला है, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा के केस पे एक स्टेटमेंट दिया गया कि 10 बिलियन रुपीस मुझे ऑफर किए गए हैं खामोशी अख्तियार करने के लिए, या ये केस वापस ले लें। केस वापस ले लें। तो नहीं, केस तो था ही नहीं, मतलब आप स्टेटमेंट ही ना कर जी, दें, जी। इस पे खामोशी अख्तियार कर जाएं, इस पे आप सियासत ना करें। जी, तो उस पर डेफामेशन का सूट फाइल किया था शहबाज शरीफ साहब ने। पिछले दिनों आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, इमरान खान साहब का हक दिफा बहाल कर दिया गया था। जी, 2-1 से एक फैसला सामने आया था। अब उस अदालती फैसले के बाद जब लाहौर की अदालत में यलमाज गनी साहब की कोर्ट में प्रोसीडिंग का आगाज हुआ, तो वहां पे इमरान खान साहब की लीगल टीम ने यह हिकमत अमली अख्तियार की है कि चूंकि ये केस इतने अरसे से अदालत में चला आ रहा है, तो हमारी तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई, हमने तो उनसे फ्रेश हदायत लेनी है, तो लिहाजा पहले तो हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और जो हमने तहरीरी दरखास्त दी है उस पर दलाइल तलब किया जाए और फिर फर्दर प्रोसीड किया जाए उस दरखास्त पर फैसला करने के बाद। अब वो कार्रवाई 5 अगस्त तक चली गई है और ये जो दरखास्त नहीं लाई गई है, इस दरखास्त के आने के बाद तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वही पुराने वाली हिकमत अमली अडॉप्ट की गई है कि इसको लंबा खींचना है, क्योंकि केस जो है वो तो कंक्लूजन के तकरीबन करीब पहुंच चुका था वहां पर भी। और खान साहब ने आज तक उस केस में जो खान साहब ने दावा किया था कि मुझे जो 10 अरब की ऑफर की गई है इसके मैं शवाहिद पेश करूंगा, बेशक शहबाज शरीफ मेरे खिलाफ जो है वो डेफामेशन में चले जाएं, कोर्ट में चले जाएं, लेकिन खान साहब अभी तक वहां पे कोई ऐसा ठोस मवाद पेश नहीं कर सके। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी हमने इमरान ये देखा कि इस मामले पे बहुत ज़्यादा डिले किया जाता रहा, और यही केस था जो शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता रहा कि आप कंडक्ट देखें, और इस कंडक्ट की वजह से ही जो हक़ दिफा है इमरान खान का वो ख़त्म किया गया है। लेकिन बहरहाल उस आर्ग्यूमेंट को रिव्यू में कोर्ट ने आके यहाँ पे नहीं माना, हक़ दिफा बहाल किया है। तो मंसूर शाह साहब का फैसला कलअदम हो गया था, कलअदम हुआ। तो अब वही बात होगी कि हमें ये मुलाकात करनी है, हिदायत लेनी है, तो वो फिर सिलसिला चलेगा। फिर एक दफ़ा फिर यही लग रहा है कि ये केस दोबारा डिले होगा। वो तो डिले हो रहा ना अभी जैसे जी, इस तरीके से चल रहा है। मजीद होगा। मुझे तो ये लग रहा है कि देखते हो डिले की वजह क्या हो सकती है। जब इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मैं शवाहिद लेके आऊंगा, तो फिर तो खान साहब के वकला को, खान साहब को जो है इस केस को चाहना चाहिए, उनकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि जब ये कंक्लूड हो, तो फिर लिंगर ऑन करने का मकसद क्या हो सकता है। अब आपको मैं दो एक मिसालें कम अज़ कम आपको देता हूँ। जब 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि जी 35 पंक्चर लगाए गए हैं, तो यहाँ पे नासिर मुल्क साहब की सरबराही में कमीशन बन गया। उस कमीशन के सामने जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो पूछा गया जी कि ज़रा जब हमें सबूत दें जी कि ये किस बुनियाद पे आपने ये बात कही है। तो वो पता लगा जी कि मुझे फ़लाँ ने कान में आके ये बात कही थी और मैंने आके कही थी। पनामा केस में जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो उस वक्त कोर्ट रूम में बाकायदा लोग हंसे कह के लगे, जब गालिबन जस्टिस शेख अजमत सईद मरहूम उन्होंने ये सवाल पूछा कि खान साहब आपने ये पटिशन लेके आए हैं, आपके पास सबूत क्या है, आप तो ये अखबारी तराशी और ये चीज़ें लेके आए हैं।
تو عمران خان نے کہا جی کہ میں اپوزیشن میں ہوں اور اپوزیشن کا کام جو ہے الزام لگانا ہوتا ہے. ہاں یہ تو اس طرح کے بیانات جو تو ہیں اس پہ عظمت سعید صاحب نے کہا تھا الزام لگانا چلیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ نے اخباری تراشے اپنی پٹیشن کے ساتھ لگائے ہیں ان میں تو پکوڑے بکتے ہیں, اس کو تو ثبوت کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. جی ایسے ہی ہوا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس ماضی میں موجود ہیں, تو اسی لیے شاید ڈیلے پریکٹس کیا جا رہا ہے کہ اس کیس میں جو ہے کچھ ثابت کرنے کے لیے خان صاحب کے ساتھ پاس شاید کچھ بھی نہ ہو. لیکن برا سپریم کورٹ سے تو منصور شاہ صاحب کا فیصلہ وہ سیٹیسفائیڈ ہوا تھا اور پھر عائشہ ملک صاحبہ کا فیصلہ پرویل کر گیا جس میں عمران خان صاحب کا حق دفاع بحال ہوا. اب کیونکہ یہاں پہ ذکر آ گیا سپریم کورٹ کے ججز کا تو انٹرنیشنل کمرشل کورٹ کا بھی جہاں پہ ذکر کر لیتے ہیں جس پر قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کا ایک تاریخی فیصلہ سامنے آیا جس کو پریزائڈ کیا چیف جسٹس آف پاکستان. اب اس فیصلے کے بعد جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ انٹرنیشنل کمرشل کورٹ پاکستان میں بنائی جائے گی اس پہ لیجسلیشن پہلے ہونی ہے, پہلے آئینی ترمیم ہونی ہے. تو اس کا چیف جسٹس کیسے لگے گا, اس میں جو ججز ہیں وہ کون کو کہاں سے آئیں گے, کہاں سے لائے جائیں گے اور کس کا چیف جسٹس بننے کا زیادہ امکان ہے. منصور شاہ صاحب بن سکتے ہیں یا فرید صاحب بن سکتے ہیں یا قاضی فیصل صاحب آ سکتے ہیں. عمران ابھی تو بہرحال ظاہری بات ہے یہ ایک ریکمنڈیشن گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اور جو یہ سارا پروسیس میٹنگ کا ہوا ہے اس میں ظاہری بات ہے ایگزیکٹو کے لوگ بالخصوص جو ہمارے وزیر قانون ہیں حسن نذیر طاہر صاحب وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. لیکن یہ سوال بہرحال اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ کون ہوگا, کیونکہ اس کا ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ جو نیا فورم جو بن رہا ہے کیا یہ ایف سی سی کے انڈر ہے یا اس سے آزاد ہوگا. یہ تو اس سے آزاد ہوگا نا, یہ اس سے ہائر اتھارٹی ہوگی, انٹرنیشنل کمرشل کورٹ آف پاکستان ہوگی, اس سے بھی ہائر اتھارٹی لیکن ہوگی آئینی عدالت. کیونکہ اس میں جو قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے کہا ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر کے آرٹیکل 212A جی اس کو جو ہے وہ انسرٹ کیا جائے. جی جب وہ آرٹیکل 212 شامل کیا جائے گا کانسٹیٹیوشن میں اس کے بعد پھر اس عدالت کے قیام کے لیے وزارت قانون کی جانب سے پورا ایک سٹرکچر, پورا ایک طریقہ کار وضع کیا جائے گا, ویکنسیز بنائی جائیں گی, کتنے ججز ہوں گے, اسٹرینتھ کتنی ہوگی, انیشلی اس میں کتنے لوگوں کو لایا جائے گا. اور پھر اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس کے لیے تو ہمارے جو یحییٰ فرید صاحب ہیں وہ بھی فیوریٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شاید قاضی فیصل صاحب کا بھی کہیں پہ نام ڈسکس ہو اور منصور شاہ صاحب کا نام بھی اپوزیشن جو ہے وہ سامنے لا سکتی ہے جب آئینی ترمیم جو ہے وہ سامنے آئے. لیکن اس کورٹ کا جو ایک آپ یوں کہیں کہ جو ایک شناخت ہوگی وہ انٹرنیشنل کورٹ کی ہوگی جو کمرشل ڈسپیوٹ کو دیکھے گی, صرف پاکستان میں ہونے والی انویسٹمنٹ پہ نہیں, ٹریڈ پہ نہیں, بلکہ ریجن کے اندر دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اگر وہ بھی چاہیں, کیونکہ اگر اس کورٹ کو اقوام متحدہ کی طرف سے ریکگنیشن مل جاتی ہے, شناخت مل جاتی ہے, تو پھر دنیا کے ممالک بھی آ کے جو ہے اس کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اپنے جو ان کے کمرشل جو پیکٹس ہوں گے, جو ان کے ٹریڈ کے اگریمنٹ ہوں گے, تو وہ سالسی کے لیے, ایجوکیشن کے لیے اس کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. لیکن سوال پھر وہاں پہ یہ رہے گا کہ اس میں ججز کہاں سے لیے جائیں گے, کیونکہ انٹرنیشنل جب آپ نے اس کو ایک شناخت دینی ہے, آپ نے اس کو ایک نام دیا ہے, تو لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی پھر یہ کرنا پڑے گا کہ جہاں آپ پاکستان سے ججز لیں گے وہیں انٹرنیشنل جو قانون دان ہیں عالمی معیار کے, جو لیگل ایکومین ہیں, ان کو بھی آپ کو شامل کرنا پڑے گا. ٹیکس کی آپ نے بات کا ایسے کہ ایکسپرٹیز ہے نا بیسیکلی ٹیکس کی, تو ٹیکس کے حوالے سے تو ایک ایکسپرٹ جج ہمارے پاس سپریم کورٹ میں جسٹس میاں ابوالحسن اورنگزیب صاحب بھی ہیں, اور بھی ہیں کافی سارے, جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہیں. تو اب اس صورتحال میں لیکن ایک چیز عمران جو مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے نا وہ یہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ امکان ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب ہی اس کو ہیڈ کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ, جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہم تو امکانات کی بات کر رہے ہیں, تو یہ میرے خیال میں کھلا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہوگا عمران کہ ایک لا اینڈ جسٹس کمیشن کے جو ہیڈ ہیں, جو چیئرمین ہیں, وہ یحییٰ فریدی صاحب خود ہیں. تو ان کی سربراہی میں ایک میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوتا ہے جی کہ یہ ایک نیا عدالتی فورم ہونا چاہیے, اور پھر وہ اس تجویز کو فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں. تو اعتراض یہ ہوگا کہ یحییٰ فریدی صاحب نے اپنے لیے ایک عدالت قائم کرنے کے لیے ایک تجویز بھیجی ہے کہ آئین میں یہ آرٹیکل کر کے یہ ایک فورم تشکیل دیا جائے. یہ تو جانصب صاحب نے, یہ تو لوگوں کی آراء ہو سکتی ہے, یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں کہ یہ ابھی جب یہ فیصلہ ہوا انٹرنیشنل کمرشل کورٹ بنانے کا, ابھی تو کسی کو نہیں پتا کہ اس کا چیف جسٹس کون لگنے جا رہا ہے, بالکل ٹھیک بات, ابھی تو کسی کو نہیں پتا کہ اس کے جج کون لگیں گے, ابھی تو کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا جو بل ہے
आर्टिकल 212 को शामिल करने का, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, एज क्या होगी, एज क्या मराद होगी, मराद क्या होंगी, जजेस कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो किसी को कुछ पता नहीं कि इसमें होगा क्या। तो फिलहाल ये नहीं, ऐसी बात है वो कहीं नहीं जा सकती। और फिर उसमें देखना ये भी होगा कि जब ये आईनी तरमीम हो जाती है, आईनी तरमीम के बाद जो लॉ मिनिस्ट्री है अपना पेपर वर्क मुकम्मल करती है, उसके बाद क्वालिफिकेशन जैसे मैंने कहा, और फिर इंतखाब का तरीकाकार क्या रखा जाता है, ये सारी चीजें जब देखी जाएंगी। लेकिन एटलीस्ट किसी ना किसी ने तो चीफ जस्टिस लगना ही है ना। लगना ही है। अच्छा, वो आप एज वाली बात हुई तो एक चीज़ें कुछ ये भी चल रही हैं, सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे इस वक्त सिटिंग जजेस हैं, उनकी एज बढ़ाने के हवाले से भी हो सकता है कुछ चीज़ें डिस्कस हो। नहीं, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम हमारा लंबा हो रहा है। वो फिर अगर एज बढ़ेगी ना तो फिर आईनी अदालत के जजेस की भी बढ़ेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट की भी बढ़ेगी, फिर हाई कोर्ट्स की भी बढ़ेगी, तो क्योंकि फिर ये उसमें होगा जो है, फिर ये पूरा जुडिशियल पैकेज। हाँ जुडिशियल पैकेज हो सकता है, क्योंकि वो कंपोजिशन जो है उसको एक तरीकाकार के मुताबिक रखना होता है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा चाहते हैं प्रोग्राम, जैसे आप कह रहे थे कि 15 मिनट में क्लोज करना है, तो हम 16वें मिनट में जा चुके हैं। जी। तो नाज़रीन आपसे ज्यादा चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।